हैदर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कम्युनल कौन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या जो आरोप आप नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, क्या वो अखिलेश यादव पर नहीं लगाया जा सकता? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, बॉर्डर तक जाएंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आपको इनविटेशन आएगा, लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, इफ्तारी में जरूर चले जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, ये कौन सी सेक्युलरिज्म है जो तुष्टीकरण ज्यादा लगती है और सबका साथ कम लगती है? नाविका जी, देखिए, अखिलेश यादव जी का ये व्यक्तिगत विषय है। निश्चित रूप से मंदिर जाना ना जाना ये किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, ये श्रद्धा का विषय हो सकता है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता धुलते हैं। ये नफरत है इनके लिए, इनके दिलो दिमाग में, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। नाविका जी, जब अखिलेश यादव जी जो इटावा में एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जब उसकी पूजन रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करते हैं, तो एक बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी नहीं आता है। यह है इनका दोहरा चरित्र। आज नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विषय नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। 4 चरणों में जो चुनाव हो चुके हैं, उससे ये बौखला गए हैं, ये समझ गए हैं कि इनका बस्ता बन चुका है, इनका झोला बन चुका है और अब झोला उठाने का समय है। तो ये भ्रामक, जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दे लेके जनता के बीच में आने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता बखूबी इन्हें जान रही है। देश की जनता पिछले 4 चरणों में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुई, उसने अपने मूलभूत मुद्दों पे वोट करने का काम किया है और वो चोट भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को दिखाई देगी। इनको समझ में आएगी कितनी बड़ी चोट है। आज हमारे देश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो हमारे देश में आय की असमानता है, हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, उसके ऊपर जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी के पास। लेकिन वो भ्रष्टाचार, महंगाई को छोड़ करके वो बात करेंगे मंगलसूत्र की, जो खुद मंगलसूत्र का सम्मान नहीं करते। वो बात करेंगे देश में कि हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वो दूसरे लोगों को, विदेशियों को देश में लाकर के नागरिकता अब्बास हैदर जी, जबकि जो देश के नागरिक नहीं, अब्बास हैदर जी जो खुद सेक्युलर नहीं हो सकते, वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, ये भी तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अजय आलोक जी, आज विपक्ष का सवाल है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस पूरे आरोप का आज जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री इस देश में पोलराइजेशन के लिए आरोपी हैं या विपक्ष एक्सपोज हो रहा है इसलिए तिलमिला रहा है? नहीं नविका जी, देखिए, मैं इस व्यर्थ की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पोलराइज करते हैं कि नहीं। 10 साल हो गए आए हुए हमें सत्ता में और इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसमें 4 करोड़ घर बना के हम दे चुके हैं, ऐसे देखिए तो मुसलमानों की आबादी 15% से 18% के बीच में होगी। ये 33% घर मुसलमानों को कैसे मिल गए उसमें? अब्बास जी जवाब देंगे। और ये क्या 33% घर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिले हैं? आपने क्यों नहीं बना के दिया? आप तो 4 बार सत्ता में थे। भूमिहीनों को घर बना के क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया 60 सालों में? पक्का मकान देने। उज्ज्वला गैस योजना में 30%, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, सुनिए तो सही, बीच में मत बोलिए। 3 करोड़ अभी और देने हैं हमें, जो इस टर्म में देंगे। उज्ज्वला गैस योजना में मुसलमानों को फिर से 30% मिला। क्यों मिल गया? अगर हिंदू मुसलमान करना होता तो। हज यात्रियों की जो संख्या बढ़ी है, सऊदी अरब से बात करके वीजा बढ़वा के आज की डेट में कम से कम 2.5 लाख लोग हज यात्रा कर रहे हैं। क्यों नहीं पहले बढ़ा था? प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान को करना था तो क्यों करते? ये काम नहीं करना चाहिए था। और संख्या घटवा देते हैं कि कम लोग हज करने जाएं। लेकिन ना, ट्रिपल तलाक खत्म किया, मुस्लिम बहनों के लिए इतना बड़ा काम हुआ, उनको संपत्ति में हक मिला। हिंदू मुसलमान करना था तो ये क्यों करना था? नहीं करना था। उस वक्त आपको याद नहीं आता है। लेकिन मुसलमान लड़कियों को और हैदराबाद की लड़कियों को अरब भेजा जाने की जब सुनियोजित तरीके से सरकार उसमें शांत रहती है, तेलंगाना की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हो चाहे अब बीआरएस की सरकार हो, उस वक्त आप लोग का मुंह नहीं खुलता है अपने कौम के लिए। उस बात को भी हम ही उठाते हैं तो हम कम्युनल हो गए। कब्रिस्तानों की रिकॉर्ड घेराबंदी हमने करवाई है, रिकॉर्ड घेराबंदी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, रिकॉर्ड घेराबंदी करवाई है हमने। कम्युनल हम हो गए।
और पोलराइज हम कर रहे हैं। गजब है साहब। राम मंदिर की हम बात करके गर्व महसूस करते हैं तो हम कम्युनल हो गए। कोर्ट का इंतजार किया, 500 साल तक हमने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब जाके राम मंदिर मिला। लेकिन आप लोग से एक बार भी इंतजार हुआ? राम मंदिर को लटकाना भटकाना अटकाना कांग्रेस पार्टी का तो दस्तूर रहा। दरवाजा खुलवा दिया, वो भी वोट के लिए, उसका शहबानो कर दिया वोट के लिए, संविधान को पलट दिया। तहसीन भाई बोलिएगा जरूर इस पर। 2019 में सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहते हैं कि हुजूर राम मंदिर पे फैसला मत दीजिए, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। अद्भुत है। कम्युनल हम हैं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व है, ठीक है ना। लेकिन जब देश चलाना होता है तो देश सबको लेके चलना पड़ता है, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। करतार सिंह कॉरिडोर बनवाया था जबरदस्ती पाकिस्तान से बात करके, आज सारे सिख भाइयों को उसमें सुविधा है कि नहीं है? तो कम्युनल हो गया। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान कांग्रेस के लिए और आप लोग के लिए। सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। सीए आज देश के लिए इतना गर्व का दिन है कि सीए आज इंप्लीमेंट हुआ, हमारे भाइयों को नागरिकता मिल रही है, मिलेगी। उसमें भी आपको डर था कि मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया। क्यों करेंगे रोहिंग्या को, क्यों करेंगे बांग्लादेशी को, क्यों करेंगे पाकिस्तानी को, क्यों करेंगे अफगानिस्तान के मुसलमानों को? बहुत सही कह रहा, बहुत सही सवाल उठाया है अजय आलोक जी, बहुत सही सवाल उठाया है। और तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे इस पर जवाब चाहती हूं। आज अमित शाह जी ने कहा कि सोनिया गांधी के एमपी लैड फंड में से 70% सिर्फ मुसलमानों को दिया गया। मुसलमानों को, सिखों की याद नहीं आई। करतार सिंह कॉरिडोर बना, कम्युनल है। वोट जिहाद जो बोला जाता है वो तो कम्युनल नहीं होगा ना। मैं पूछना चाहती हूं, शाहबानो का जब केस होता है वो तो कम्युनल नहीं था, वो तो जस्टिस था, न्याय दिया था आपने। लेकिन अगर सबको उज्ज्वला गैस एक ही दाम पर मिले और महिलाओं को अगर कई स्कीमों में लाभ मिले तो वो तो कम्युनल होता है। नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं, लेकिन मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों पर, वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था। प्रधानमंत्री कहते हैं स्कीमों में सैचुरेशन होना चाहिए 100%, यानी कि 100 घर बनने हैं तो 99 नहीं बनने चाहिए, 100 के 100 बनने चाहिए और सबको मिलने चाहिए, वो कम्युनल है। लेकिन पूनावाला जी, आज जवाब दे दीजिए, क्या हिंदुओं की तरफ इस तरह की नफरत रखना, क्या यह सेक्युलरिज्म की परिभाषा है? नाविका जी, मैं आपके बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति लेता हूँ, बहुत स्ट्रांग आपत्ति लेता हूँ। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के इन्विटेशन को लात मारती है, मैं इस पर बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन देता हूँ। और अगर ये आपके शब्द है तो क्या आप ये शब्द आपके शो पे माननीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के लिए इस्तेमाल करेंगे? वे भी नहीं गए थे। अखिलेश यादव जी मंदिर में गए तो मंदिर को साफ किया गया। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास को छोड़े, उसका गंगा जल से उसके बाद उसकी शुद्धिकरण हुई, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक यादव परिवार, गरीब परिवार से आते हैं। ये हुआ है नाविका जी, टाइम्स नाउ ने इसे कवर किया है। इसको भी लात मारना कहते हैं। अखिलेश यादव जी के समाज को लात मारा। आप इन शब्दों का प्रयोग करेगी नाविका जी? कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं गए अमित शाह जी? क्यों नहीं गए देश की राष्ट्रपति? क्यों नहीं गए? मैं चाहूंगी अगर आपको लगा कि मुझे लात मारना नहीं कहना चाहिए तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, लेकिन आप भी बिना एविडेंस के मत बोलिए। नाविका जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री अगर 400 सीटें उनके पास आ रही थी तो मछली मुसलमान मंगलसूत्र क्यों करना था उन्हें इसलिए मुसलमान करना है क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो। आपके शो में कहा गया कि 14-15% मुसलमान की आबादी, 18% तक 30% घर उनको मिले। कैसे पता है 30% घर मिले? जो आपको घर मिला जाता है रिलीजियस आधार पर मिला जाता है, कौन से फॉर्म में? मैंने फॉर्म देखा है जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें धर्म का कोई कॉलम नहीं है, हो भी नहीं सकता है। कैसे पता है 30% घर मिला? कुछ भी आकर कह जाते, कोई फैक्ट चेक नहीं होता। चलिए ये कहेंगे कि अमित शाह जी ने कहा 70% सोनिया जी का पीएम लैड फंड चला गया मुसलमानों पे। कैसे? क्या जब एमपी कोई फंड देता है मुसलमानों को देता है? ये कैसे होता है? ये कुछ मतलब
शो पर आकर एक झूठ कहना, उसको बार बार दोहराना, 30% घर दे दिया गया, सोनिया जी का 70% चला गया, क्यों ये हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण से एक ही पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस चीज पे ऑब्जेक्शन लेती है, जब तहसीन कहता है कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जब कांग्रेस की, क्यों नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? ये सवाल है। वोट जिहाद का शब्द किसने इस्तेमाल किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। आरक्षण जो पिछड़े वर्गों का है, उसमें मुस्लिम्स को दे देना 4%, ये किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर इस देश में अगर कुछ सच्चाइयां आई हैं सामने, तो उन्हें सामने रखने से आप इसको हिंदू मुसलमान क्यों क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे जवाब फैक्ट सही है। मैं इसका जवाब दे देता हूं, बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। नहीं, मैं बहुत फैक्ट के साथ, फिर आप वारिस पठान जी के पास जाइए। 4% अगर आरक्षण है कर्नाटका में, 3.5% है तेलंगाना में, गुजरात में 4.5% है सिर्फ मुसलमानों के लिए। वो बैकवर्डनेस पे, गुजरात में क्या मोदी जी तुष्टिकरण कर रहे? वो बैकवर्डनेस पे, मुसलमान पे नहीं। दूसरी चीज मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक किसी सलमान खुर्शीद की किसी भतीजी ने कुछ शब्द कह दिया, गलत है, घटिया शब्द, उसको अरेस्ट करो। उसकी तुलना प्रधानमंत्री जी से कर रहे। उस महिला जिसका नाम मैं अब तक नहीं जानता कौन है, वो मोहतरमा, उसने कुछ कहा स्पीच के अंदर, उसकी तुलना प्रधानमंत्री के मगर मछली मंगलसूत्र के बयान से कर रहे। कौन है ये मोहतरमा जिसने स्पीच दिया? कीजिए उसको अरेस्ट, लेकिन प्रधानमंत्री को एक नोटिस तो दीजिए। जिस तरह के शब्दों का माननीय प्रधानमंत्री इस्तेमाल करे, करेंगे? इनकी तुलना हो सकती है माननीय प्रधानमंत्री से? आप सलमान खुर्शीद साहब को नहीं जानते? कांग्रेस पार्टी के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टेज पर बैठे थे, उन्होंने अपोज नहीं किया। मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूं सलमान खुर्शीद से, मैं उनकी इंट्रोडक्शन नहीं, मेरे बहुत अजीज संबंध है। मैं समझ नहीं पा रही कि आप जानते नहीं है वो मोहतरमा कौन है। अजय आलोक जी, इनकी ये सफाई आपके गले उतरती है? मैं नहीं जानता हूं। नहीं, ये तो सैम पित्रोदा को भी नहीं जान रहे थे। ये तो सैम पित्रोदा को भी नहीं जानते थे, जिन्होंने पूरे भारतीयों को ही, भारतीयता ही खत्म कर दी थी। जिनको जहां से तहसीन आते हैं ये अरब हो गए थे, मैं नॉर्थ से आता हूं, दक्षिण वाले काले हो गए थे, अफ्रीकी, और उत्तर पूर्व वाले चीनी हो गए थे। ये तो सब उस दिन भी उन्होंने कहा था कि सैम पित्रोदा ने कह दिया ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया। ये लोग नहीं जानते हैं हिंदुइज्म बुज लाइक अ बोको हरम, उनको कहने वाले को भी ये नहीं जानते होंगे तहसीन पूनावाला। और तो और छोड़िए, खड़गे जी को नहीं जानते होंगे तहसीन पूनावाला। जो खड़गे जी ने अभी कर्नाटका इलेक्शन के दौरान जब स्पीच दिया था कि अगर मोदी जीत गया तो सनातन का राज आ जाएगा, खड़गे जी को भी नहीं जानते होंगे। खड़गे जी के बेटे को भी नहीं जानते होंगे, नविका जी, जिसने कहा था कि हिंदुइज्म बहुत खराब शब्द है। ये तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं जानते होंगे कांग्रेस को, जिसने कहा था कोरोना, और अपने स्टालिन के बेटे को, उसको भी नहीं जानेंगे तहसीन पूनावाला कि सनातन इज लाइक कोरोना। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करवाते हैं बैठ के लंदन में कि हिंदुइज्म को कैसे खत्म किया जाए, ये भी तहसीन को नहीं पता होगा। बड़ी सेलेक्टिव नॉलेज है भाई, बहुत सेलेक्टिव नॉलेज है। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ विष भरने की जो कैपेसिटी है वो अद्भुत है, और विष उगलने की भी कैपेसिटी अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी कह ही रहे ना कि मैं सहनशाह हूं, क्योंकि मैं गालियां सहता हूं, 22 साल से गालियां सह रहा हूं सबके, इसलिए मैं सहनशाह हूं। लेकिन शहजादे के क्या कहने हैं? कांग्रेस तो नेचुरली मुसलमानों की पार्टी है, कमलनाथ से बहुत क्लोज हैं ये तहसीन जी। कमलनाथ ने पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कहा था? मुसलमान पूरा वोट नहीं देगा तब तो नुकसान हो जाएगा। भाई, हम तो एक एक वोट मान के चल रहे हैं। बहुत अच्छे, मुसलमान को ब्लॉक बना के रखिए। कैसे आप कह रहे हैं कि बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया था? कर्नाटका में गजट नोटिफिकेशन करके सारे के सारे मुसलमान की जातियों को ओबीसी बना दिया। पठान को, शेख को, सैयद को, सबको बना दिया ओबीसी, उनको ले आए ओबीसी कैटेगरी में। तो किसका आरक्षण का हक मारा? हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण का हक मारा। यही काम आंध्रा में करने की कोशिश की जा रही है, तेलंगाना में की जा रही है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। आपका तो प्लान है, मैनिफेस्टो में जो पार्टी लिखे, वी विल एम्पावर द पर्सनल लॉ एंड वी आर अगेंस्ट द मेजोरिटेरियनिज्म। क्यों भाई? कौन है मेजोरिटी यहां पर इस देश में? इस देश में मेजोरिटी कौन है? हिंदू। आप अगेंस्ट है मेजोरिटी? सही सवाल उठाए आपने अजय आलोक जी। और आज दर्शक भी वारिस पठान जी से सवाल पूछ रहे हैं। सोनी भाई का कनाडा से सवाल है, कह रहे हैं अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो ओवैसी ब्रदर्स, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं? वोट जिहाद तो यही कर रहे हैं।
सवाल वारिस पठान आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। बीजेपी और प्रधानमंत्री जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करें, जब तक उनको खाना हजम नहीं होता। अभी मैं मोदी जी का एक बयान देख रहा था कि उसमें खड़े हुए हैं क्रूज के अंदर और वहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 2002 की उन्होंने बात करी। 2002 में मोदी जी, बिल्किस बानो को तो याद है ना आपको, गुजरात की मुसलमान महिला जिसका बलात्कार हो गया था, उसके माँ का बहन का बलात्कार करके कत्ल कर दिया गया, उसकी बेटी का सर फोड़ के मार दिया गया था। वही बिल्किस बानो के बलात्कारी जब जेल में थे, सजा भुगत रहे थे, गुजरात चुनाव के पहले आपकी सरकार ने उनको रेमिशन के जरिए छोड़ दिया था, वो भी मुसलमान थी। मोदी जी, आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की रात दिन आप जापते रहते हो माला। राजस्थान में स्टेज पे खड़े रहकर मोदी जी आपने क्या कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, 6 बच्चे पैदा करता है, आपकी जमीन जायदाद मंगलसूत्र बेच के उनको दे देंगे। क्या मैं मुसलमान हूँ वारिस पठान के, मैं घुसपैठिया हो रहा? हमने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी जानें गंवा दी हमारे बाप दादाओं ने। अब आप आ गए क्योंकि जो पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण का जोर का झटका दिमाग पे पड़ा तो बीजेपी इज रैटल्ड, शैटल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब जो फ्रस्ट्रेशन आ गया मोदी जी का, तो अब आ गए मुसलमानों की बात करने। उन्हीं के नेता अमित शाह होम मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, हम सत्ता में आते मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज क्या कहा कि अभी काशी मथुरा तो बाकी है, मतलब पूरी तरह पोलराइज करना है। जब हमको पता है कि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर इस तरह की चुनाव के दरमियान में पोलराइज करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया, अब की बार 400 पार का जुमला तो भूल जाओ, अब की बार अगर 200 पार भी हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो कि नामुमकिन होने वाला नहीं है। अभी जनता ने मूड बना लिया, तो अब अपनी पुरानी टेक्टिक पे आ जाओ, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, पाकिस्तान। योगी ने भी शुरू कर दिया पाकिस्तान, अब औरंगजेब आ जाएगा, जिन्ना आ जाएगा, मुसलमान तो आ ही गया है। वारिस पठान जी, ओवैसी साहब तो जजमेंट आने के बाद भी उसे बाबरी कहते हैं और कहते हैं कि वो जगह जो है वहां बाबरी शहीद हुई थी, जजमेंट आने के बाद। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यही कहा ना कि मैटर सब जुडिस है। सुनिए नाविका जी, अभी वो बाकी है, उसका फैसला आना बाकी है। नाविका जी, बैरिस्टर साहब तो कुछ और ही कहते हैं। सुनिए नाविका जी, सुनिए। अच्छा सुनिए नाविका जी, हर मुसलमान का ईमान और हर मुसलमान की आस्था ये कहती है कि एक बार जहां मस्जिद कायम हो गई वहां ताक कयामत तक मस्जिद रहेगी, वो अल्लाह का घर है। तो हमारा ये मानना है कि जो बाबरी थी, बाबरी है, ताक कयामत तक वहां बाबरी मस्जिद रहेगी। मेरी आस्था का विषय है, मेरी आस्था का आप गला नहीं घोट सकते हो ना, तो क्या गलत का। मगर हेमंत बिस्वा शर्मा तो चीफ मिनिस्टर है ना, पोलराइजेशन क्यों करने की कोशिश की, कुर्सी खसकती हुई जा रही है, इसलिए उनको बोलने की जरूरत पड़ी ना। अब डेवलपमेंट की बात किन्होंने कही, क्या प्रधानमंत्री ने करी, अमित शाह ने करी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने करी? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्टें दी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसे आप नहीं मानेंगे। अजय आलोक जी, हिंदुओं का तो कोई आस्था होती नहीं है, ईमान तो सिर्फ मुसलमानों का होता है, क्योंकि मुसलमान का ईमान सेक्युलर, हिंदुओं की आस्था कम्युनल। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। नहीं माना था, आप अजय आलोक का सपोर्ट ले लीजिए। लेकिन नहीं, देखिए नविका जी, मैं एक बात बड़ी साफ गोई से बताता हूँ, ये हम हिंदू ही हैं और सहिष्णु हैं, इसीलिए 500 साल लग गए हमें अपना मंदिर बनाने में और कोर्ट को इसे फैसला देने में। हम हिंदू ही हैं, ये हमारी विफलता है, मैं इसको सफलता नहीं मानता हूँ। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस देश का भूगोल और इस देश का चरित्र बदला है, क्योंकि हिंदू जागृति हो रही है और अब अपना हक लेने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। और इन नपुंसक राजनीतिज्ञों के पीछे अब देश की जनता नहीं है, जिन्होंने जानबूझ के हिंदू आस्था का अपमान किया। कोर्ट में भी सरकार की एक ही भूमिका थी, जल्दी सुनवाई कीजिए, जल्दी फैसला दीजिए। अब फैसला आ गया हमारे पक्ष में। और लेकिन यही अगर खेल दूसरा होता, यहाँ पे 80% मुसलमान होते और 15% हिंदू होते, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती, फिर इनको लॉ होना ही चाहिए था, ये तो इस्लामिक राष्ट्र हो जाता, जो इनको बहुत पसंद आता।
15 सेकंड दे दो। अरे ये एक अजीब तरह के तर्क देते हैं भाई। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उसको मान्य फैसला पे ये अपनी आवाज उठाते हैं। जाने दो 15 और हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है जो गलत नहीं कहा है। आज भी न्यायालय पे भरोसा कीजिए, न्यायालय जो फैसला देगा तो कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी, ज्ञानव्यापी हटेगी, सिर्फ नफरत फैला, ठीक है ना, और वहां मंदिर भी निकलेगा। नफरत फैला रहा है मुसलमानों के खिलाफ। नफरत आप फैलाते हैं कि नफरती आप लोग हैं, बात करके ऊपर से नीचे तक नफरती हैं आप लोग। बिना नफरत फैलाए हुए आपका काम नहीं चलता है। पोलराइज करने की कौन कोशिश कर रहा है? तो मुसलमान 15 सेकंड के लिए हटा दो, क्या करता लेके सबको मार डालेंगे। हैदराबाद की सोचो, हार रहे हो वहां पे। 15 सेकंड हैदराबाद सोचिए, हार रहे हो वहां पे। आप जब कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद है, वो पोलराइजेशन नहीं है, वो ईमान की बात है। लेकिन अगर कोई और कह दे कि अभी जजमेंट बाकी है, अभी मथुरा का फैसला बाकी है, काशी का फैसला बाकी है, तो आपको लगता है कि ये कम्युनल हो गया। तो पब्लिक भी आज पूछ रही। प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, मोहम्मद गोरी और बाबर से लेकर जिन्ना तक 1000 साल में हिंदुओं से जो लूट की गई, उस पर न्याय किस एंगल से सांप्रदायिक है? यहां न्याय की बात हो रही है। राखी गौतम का जयपुर राजस्थान से सवाल है, अवैध घुसपैठियों पर विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन सीएए के तहत नागरिकता दी गई, उस पर इतना विवाद क्यों? अब्बास हैदर जवाब दीजिए। नाविका जी देखिए, यही काम ब्रिटिशर्स ने किया था। इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया अपने राजनीतिक हित के लिए। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? 1947 से पहले हिंदू मुसलमान एक होकर के अंग्रेजों से लड़े और देश को आजाद किया। आज भी यही हो रहा है। पूरे देश का हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल देश का है। अगर हमारे शरीर का एक अंग सही काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर काम नहीं करेगा। आपने देश के मुसलमानों को अलग थलग करने का काम किया है, चाहे वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 38% घटाने का काम हो, और जो फंड एलोकेट किए गए उसमें से 10% खर्च हुआ, चाहे जो माइनॉरिटीज के लिए स्कीम्स थी उसको आपने बंद करने का काम किया, मौलाना आजाद स्कीम हो या और तमाम स्कीमें। आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं रखा। क्या आप नहीं समझते कि देश में एक भी मुसलमान इस लायक है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होना चाहिए? एक टिकट आप मुसलमानों को नहीं देंगे। किस प्रकार की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? नफरत की देश में को हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति 2024 में, जबकि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट है। वारिस पठान जी, समाजवादी पार्टी ने कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेजा, जरा इनसे पूछिए। नहीं, वारिस पठान जी, जो समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, इनके बारे में आप ही ने कहा था ना, राज्यसभा कितने मुसलमान भेज दिए इन्होंने, बता दीजिए ना। नाविका जी, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी जो बना हुआ है उससे मैं सवाल करूंगा, 11 राज्यों में कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? आप ही बताइए। लोकसभा में 11 राज्यों में कितने को दे दिया? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है नाविका जी, 48 सीटें, 48 सीटों में एक मुसलमान इनको नहीं दिखा जिनको टिकट दे सकते। इनके वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान 40 साल से जो महाराष्ट्र की कांग्रेस में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, अगर मैं मुस्लिम बस्तियों में जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा? लोग सवाल करेंगे, अरे आपको एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? अब हमने एक को खड़ा कर दिया, दो को खड़ा कर दिया, तो फिर ये शुरू हो गया कटवा। अरे आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, तो उनको टिकट नहीं दोगे तो आवाज कैसा बुलंद होगी पार्लियामेंट में? 11 राज्यों में आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते। अगले चुनाव में तो शायद मुसलमानों को नामो निशान हट जाएगा पार्लियामेंट के अंदर से, और हम लोग अगर देते हैं तो कटवे अठवे फटवे हो गए। क्या बात है? और बीजेपी से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। पहली मर्तबा इतिहास में हो गया 77 साल की कि एक भी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, मुख्तार नकवी साहब के बाद में अभी भी किसी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। यानी हम तो वो हो गए ना, इनके लिए तो हम सिर्फ दरी बिछाओ कहेंगे, रह गए रमजान में आएंगे टोपी पिना देंगे हम, और 5 साल तक ये हमको टोपी पिना के घूमते रहेंगे। ये तो कुछ करने वाले नहीं है। तो मुसलमान करे तो क्या करे? और हम लोग लड़ा रहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ रहे नाविका जी। तो बताइए तहसीन पूनावाला जी, आप बताइए। वारिस पठान तो खुद आपकी सेक्युलरिज्म से कन्विंस नहीं है, और पब्लिक भी पूछ रही है सवाल, पब्लिक पूछ रही है। मनोज कुमार गुप्ता का कानपुर से सवाल है, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी केवल मुसलमान क्यों करती है? जयप्रकाश का टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सवाल है,
है, मोदी जी ने शानदार तरकीब से सबको एक्सपोज किया जो विपक्ष की समझ से परे लग रहा है। क्या विपक्ष 4 जून के बाद इसकी समीक्षा करेगा? जवाब दीजिए तहसीन। 4 जून के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। मोदी जी शपथ लेंगे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इस चीज को आप नोट कीजिए। 140 से 160 पे बीजेपी सिमट जाएगी। दूसरी चीज, सारा डिबेट मैंने सुना मुसलमान, दो ही पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हो रहा है, एक भाजपा का हो रहा है, एक एमआईएम का हो रहा है। ये लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो अन्य दल है वो देश के विकास की बात करें। देश के सबसे बड़े मुद्दे है महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। अग्निवीर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर बात ही नहीं करना चाहते। इनको बात करनी है मछली, मुसलमान और मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान और मंगलसूत्र, तो इसी पे इनको बात करनी है। पोलराइजेशन करना है और फायदा एमआईएम को करना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो तो पहलू राहुल गांधी नहीं कह रहे। राहुल गांधी तो पूछ रहे हैं न्यूज रूम में कितने ओबीसी हैं। ये क्या विकास की बात है? ये विकास की बात है। पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। अब मेरी बात को सुन लीजिए। ये बांटने की राजनीति नहीं है, इसमें कोई गलत। अगर आपको लगता है ओबीसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये लगता है, विकास जी मैं आपकी व्यक्तिगत तौर से बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। किसी को ये लगता है कि ओबीसी हमारे भाई बहन नहीं हो सकते न्यूज रूम में, या दलित नहीं हो सकते, या शेड्यूल ट्राइब की नहीं हो सकते, तो वो गलत है। उनको उनका हक मिलेगा, हर जगह मिलेगा। हक वो मेरिट पर होंगे या कास्ट के बेसिस पर होंगे, सवाल तो यही तय करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं और जनता का सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। समझिए जनता क्या सवाल पूछ रही है। उपमा श्रीवास्तव का लंदन से सवाल है, 1947 में देश का बंटवारा कैसे हो गया था? उस वक्त हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा था? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश लेकिन मुस्लिमों के फिरकों का कहीं जिक्र भी नहीं करना, क्या ये कम्युनल नहीं है? हेवल शाह का वडोदरा गुजरात से सवाल है, मैं जैन हूं, माइनॉरिटी हूं, मुझे नहीं लगता कि मोदी घृणा की राजनीति करते हैं। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है? अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी अगर घृणा की राजनीति करते होते तो 2002 में गुजरात का पहला चुनाव जीता, 2007 में गुजरात चुनाव जीता, 2012 में गुजरात चुनाव जीता और हर बार वोट प्रतिशत बढ़ते ही चला गया। ये तो एज अ मुख्यमंत्री 2014 में जब आए तो लोगों पूरे देश को उनसे उम्मीद थी। 2014 में 40 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 5 साल काम किया, इस देश का विश्वास जीता, वोट प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, 2019 भी जीता और 2024 भी जीतेंगे, सीटें भी बढ़ेंगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन इनके नाम में इनको नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, उस नफरत को ये हमेशा पेट्रोल देते रहते हैं मुसलमानों के नाम पे। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि कब तक अब नफरत नहीं चलेगी। ये नफरत चलने वाली नहीं है। धीरे 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 बोल बोल के अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं लगातार। और कुछ नहीं, हम लोग तो खाली एक पिन मार देते हैं, बाकी ये काम ये खुद करते हैं। मुसलमान 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 एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ। करिए भाई, मुसलमान एक करिए, एकदम एक करिए। कब मुसलमान एक नहीं था? देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 व्यक्तियों की लालच में देश का बंटवारा कर दिया। का हल्द्वानी उत्तर प्रदेश से सवाल है और ये आपको खास पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी जब एमवाई का नारा लगाते हैं, आप जानते हैं ना समाजवादी पार्टी का पुराना एमवाई नारा, क्या ये सेक्युलरिज्म का सुगम संगीत है? नहीं नाविका जी, अगर महिला और यूथ की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, तो उसमें किसको आपत्ति है? मुझे लग रहा है कि देश में जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, सबसे ज्यादा तो लोहिया जी ने कहा था, सबसे ज्यादा तो वंचित शोषित महिलाएं हैं। और देश में आज यूथ परेशान है, पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। आप बताइए कि अगर हम उनकी बात करते हैं, अगर हम उनकी समस्याओं को रखते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों समस्या है? आज पूरे देश में आप देखिए कि पिछड़ों के जो नौकरियां हैं वो खाली पड़ी हैं। हैदर साहब, समाजवादी पार्टी का एमवाई नारा देश के सभी लोग समझते हैं, वो कभी भी महिला और यूथ नहीं था। और ये सवाल मैंने अखिलेश यादव जी से भी पूछा था इंटरव्यू में।
ये महिला और यूथ अब आप लोगों के सामने ये हमेशा से मुसलमान और यादव का ही वोट बैंक था, जिस पर कई बार बात हो चुकी है, कई चुनाव लड़ चुके हैं। आज आप इसका संशोधन करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, लेकिन ये देश है, ये सब जानता है, ये पब्लिक है, ये सब समझती है और पब्लिक कभी बेवकूफ नहीं बनती। हर 5 साल में अपना वर्डिक्ट देती है, अपना जजमेंट देती है और पब्लिक जजमेंट 4 जून को देगी और 4 जून को यह बता देगी कि कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वोट जिहाद सेक्युलर है या एक्सपोज करना कि आरक्षण में किस तरह से मुसलमानों का हक देने के लिए पिछड़े वर्गों का हक लिया जा रहा है, वो सेक्युलरिज्म है। पब्लिक करेगी फैसला और फैसला 4 जून को सबके सामने होगा।